लेकिन अब मैं भी केयरफुल रहूंगा कि व्हाइट बोर्ड एट एनी कॉस्ट सेव करूँ ताकि आप लोग रेफर कर सके। जी सर। अच्छा, तो ये मैंने व्हाट्सएप पे आपके साथ 2 क्वेश्चन शेयर किए। 1 मिनट सर, मैं चेक करूँ। अच्छा, मरियम नहीं ज्वाइन कर पाई अभी। जब वो भी कर लेगी ज्वाइन तो फिर मैं स्टार्ट कर पाऊंगा क्लास जो है। ठीक है सर। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन है। एक ना ग्रीन कलर, एक एक क्वेश्चन जो है वो उसका ग्रीन कलर का टेबल है। द- सर आप बुक का पेज नंबर बता सकते थे ताकि बुक में ही खोल दूं मैं डायरेक्ट। ये बुक है आप लोगों के पास? ये ASN जी A सर, लेवल की बुक मेरे है। पास तो है। मेरे पास है सर, बाकी मरियम का नहीं पता मुझे। ये पेज 10 में है क्वेश्चन। पेज 10। जी सर। बस अच्छा लियो से देख ले। स्टार्टेड बिजनेस वाला। बस बस यही करना है। जी पिक्चर मैंने सर। इसलिए शेयर कर दी कि इनकेस किसी के पास बुक ना हो तो। जी सर। सर आप मुझे 1 सेकंड देंगे, मैं पेन ले आऊँ। हाँ बिल्कुल। सर थैंक यू सर। पेन, कैलकुलेटर, रजिस्टर, वो सब हो तो अच्छा है। जी सर। जी सर, स्टार्ट कर सकता है। मरियम को एडमिट करता हूँ मैं। आई होप सो क्या वो प्रॉपर्ली ज्वाइन कर सके। सही है। मरियम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? यस सर, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपका ही वेट कर रहे थे। अच्छा, ये आपके पास A लेवल की बुक है अकाउंटिंग की? यस सर है। अच्छा, इस पे पेज 10 ओपन कर ले। ये डेविड हॉपकिंस और कौन हेरल्ड सा? रेंडल वाली बुक है ना? जी जी वही है। वही है। सर पेज नंबर? अब पेज नंबर 10, इसमें ये ग्रीन कलर का टेबल है, ली का क्वेश्चन है। ठीक है सर, खोल लिया। अच्छा, तो आज अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो हम उसमें एंट्रीज बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो जनरल जनरल में आज आप लोगों को थोड़ा सिखाऊंगा बनाना कैसे। जैसे उस दिन हम एग्जांपल्स कर रहे थे सिंपल एंट्रीज की, ये प्रॉपर क्वेश्चन है और ये बेसिक्स ही कवर करता है, चैप्टर 1 ही है बुक का। ली अच्छा, जूम की एक लिमिटेशन ये है कि अगर व्हाइट बोर्ड मैंने ओपन किया हुआ है ना, तो फिर मैं जैसे मिनिमाइज करके दूसरा क्वेश्चन का स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता। इसलिए आप लोगों से बुक में ओपन करवाया मैंने, ताकि आप लोग सेम टाइम में व्हाइट बोर्ड भी देख सके जूम पे और बुक से क्वेश्चन भी देख सके।
चलो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये जुलाई 1 की ट्रांजैक्शन है। तो आप में से कोई ट्रांजैक्शन 1 रीड करे, इसकी जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जुलाई 1 की। हेलो। जी सर। हाँ, ये अब ट्रांजैक्शन 1 है, इससे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है सर। Lee started business by paying 20,000 of his savings into a business bank account. जो उसकी पर्सनल सेविंग्स थी ली की, उसको यूज करके इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। और बिजनेस बैंक अकाउंट में अब इसने ये डिपॉजिट कर दिए हैं पैसे 20,000 अपने। तो इसकी एंट्री बता सकते हैं आप लोग? आप में से कोई इसकी एंट्री बताना चाहेगा? सर बैंक डेबिट हो जाएगा और ली कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। सही है, वेरी गुड। कैश एट बैंक। अच्छा, 20,000। हाँ, कैपिटल ली। अच्छा, अब सिर्फ एंट्री नहीं बनानी होती जनरल जनरल में, हमें ना ट्रांजैक्शन की एक माइनर सी एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है, जिसे नैरेटिव कहते हैं। ये नैरेटिव अक्सर बेशतर कभी मांगता है कभी नहीं मांगता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि नैरेटिव्स आर रिक्वायर्ड, तो फिर वहां आप लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करनी है, उसका जरा सा नैरेटिव भी देना है। अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को। सर नैरेटिव्स क्या होता है? माइनर सी बस एक लाइन की एक लाइन में बस जरा सा बताना है कि ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है। जैसे यहाँ टू रिकॉर्ड कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ली, सॉर्ट ऑफ जरा सा मेंशन करना है कि ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है, जो हमने एंट्री बनाई है ना। तो अक्सर बेशतर तो वो कहते थे नैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड, तो वहां तो सिर्फ एंट्री बना के काम खत्म हो जाता है। कभी कभी कहता है नैरेटिव्स आर रिक्वायर्ड, तो वहां ये जरा सा एक लाइन की एक्सप्लेनेशन देनी होगी। इसकी बहुत माइनर एक्सप्लेनेशन करनी होती है, कोई इसमें ज़्यादा हार्ड एफर्ट नहीं है। तो ये नैरेटिव होता है, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है, टू रिकॉर्ड कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ली। ये नैरेटिव समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, यस सर। अब आ जाते हैं जुलाई 2 पे। अच्छा, इसकी एक और ट्रांजैक्शन भी अभी जुलाई 1 की, तो हम वो भी मेंशन रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब उसने से बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाए हैं, कुछ उसके अपने पास कैश भी था हैंड में, वो भी वो बिजनेस में ला रहा है एक्सपेंसेस पे करने के लिए। जैसे आपके जो मेडिकल स्टोर्स हैं और जो स्मॉल डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वो ये करते हैं कि जो पूरे दिन कैश अर्न करते हैं ना, वो तो दराज में रखते हैं, कैश इन हैंड होता है वो। उसमें से कुछ पैसा वो अपने बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। तो कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक सेम टाइम में यूज कर रहे होते हैं बिजनेसेस। तो यहाँ जैसे कैश इन हैंड, ये 500 का कैश इन हैंड भी लाया अपने साथ, सही है। और ये भी एस कैपिटल लाया है। तो ये मैंने कैश इन हैंड की भी एंट्री की है, 2 एंट्रीज हो रही है जुलाई 1 को। अच्छा, ट्रांजेक्शन 2 कोई रीड करेगा आप में से? Bought some goods for resale for $1,300 paying by check. अच्छा, गुड्स फॉर रीसेल इसने खरीदे, तो फिर इट मींस कि ये इन्वेंट्री खरीद रहा है, इजंट? Yes.
अच्छा, जब भी हम इन्वेंट्री बाय करते हैं ना रीसेल के लिए, तो वो अमाउंट हम परचेजेस में रिकॉर्ड करते हैं। जब हम इन्वेंट्री खरीदते हैं तो वो परचेजेस अकाउंट में डेबिट की जाती है, और ये एक्सपेंस है हमारा, तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो वो फिर डेबिट होगा 1300। अच्छा, इन गुड्स की हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं? बैंक। हाँ, अगर चेक का मतलब है कि बैंक से पे कर रहा है, क्योंकि अगर बैंक में हमारा अकाउंट हो तो ही हम चेक इशू कर सकते हैं। अगर हम दराज में या सेफ में कैश रख रहे हैं तो फिर उसके लिए कोई चेक नहीं होता। तो कैश एट बैंक, अब कैश एट बैंक हमारा एसेट है, वो रिड्यूस होगा तो वो क्रेडिट होगा ऑब्वियसली। अच्छा, जिस टाइम में हम गुड्स खरीद रहे हैं उसी सेम टाइम में हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो ये फिर कैश परचेजेस कहलाती है, सही है? कि सेम टाइम में गुड्स खरीदे, सेम टाइम में हमने पेमेंट भी कर दी, तो ये कैश परचेजेस होती है। तो उसमें कैश परचेजेस का नैरेटिव देंगे हम इस ट्रांजैक्शन के लिए। ये समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। जी सर। अच्छा, अब थर्ड ट्रांजैक्शन वलीद आप रीड करना। जी सर। पेड $2500 by check to rent some business premises. अब मुझे बिजनेस करने के लिए अभी मेरे पास अपने कोई जगह नहीं है, तो मैंने रेंट पे ली है, सही है, जैसे शॉप्स रेंट पे ले रहे होते। तो जी सर। इसकी एंट्री बताना चाहेंगे आप, क्या हो सकती है? तो सर एक मिनट। तो सर लायबिलिटी मतलब जो रेंट पेबल है वो डेबिट में आएगा मे बी। अच्छा देखो वलीद, अब हम इसमें तो रेंट उसी सेम टाइम में हम पे करें, प्रेमिसेस मैंने रेंट पे लिया और उसी सेम टाइम में मैंने रेंट दे दिया, तो उसमें कोई लाइबिलिटी तो जनरेट नहीं हो रही, लाइबिलिटी की तो नौबत ही नहीं आ रही इसमें। जैसे ही हमने जगह किराए पे ली उसी पर किराया भी दे दिया हमने। नहीं समझ आया सर। अच्छा, देखिए पेमेंट कर रहा है रेंट की वो चेक से, 2500 रेंट है प्रेमिसेस का, और उसने पेमेंट भी कर जी दी चेक से। पेड, पेड लिखा हुआ है ना, पेड का मतलब है कि उसने पेमेंट कर दी। जी। अगर ये लिखा हुआ तो पेएबल, तो फिर लाइबिलिटी होती। इसका मतलब उसने जगह रेंट पे ले ली है लेकिन पेमेंट नहीं की। अगर लिखा हुआ है पेड 2500 बाय चेक, इट मीन्स वो पेमेंट कर चुका है, हम्म। तो दिस इज नॉट अ लाइबिलिटी। ओके सर। अच्छा, रेंट मैंने कल डिस्कस किया था, अकाउंट के जो 5 कंपोनेंट्स है उसमें से किस कैटेगरी में आता है रेंट? रेवेन्यू। एक्सपेंसेस। नहीं सॉरी एक्सपेंसेस। एक्सपेंस है, तो रेंट एक्सपेंस या रेंट अकाउंट कह लेंगे हम उसको। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो फिर कहाँ आना चाहिए? एक्सपेंस पे कर रहे तो वो सर क्रेडिट में डेबिट में सॉरी। डेबिट, डेबिट। कितना है? 2500 का। अच्छा, चेक से पे कर रहे हैं तो क्रेडिट क्या हो सकता है? बैंक। कैश एट बैंक। सर कैश इन बैंक एट बैंक की जगह हम खाली बैंक लिख सकते हैं। नहीं, इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि एक हमारा कैश एट बैंक होता है और दूसरा कैश इन हैंड होता है, तो पूरा नाम यूज़ करना है। सर तो कैश इन हैंड की जगह अगर हम खाली कैश लिख दें और कैश एट बैंक की जगह खाली बैंक। नहीं, ये एग्जामिनर क्लैरिटी चाहता है इस पे। कैश इन हैंड से पता चल रहा है कि हमारे दराज में या सेफ में रखे हुए पैसे हैं या हम दुकान में रख रहे हैं, और कैश एट बैंक वो अमाउंट है जो हमने बैंक अकाउंट में रखी हुई है, सही है? तो इसलिए कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कंप्लीट वर्ड्स यूज़ करने हैं। और अगर वो क्लियर नहीं बता रहा होगा तो उसका फिर मैं बाद में बताऊंगा क्वेश्चंस पे कि क्या वर्ड यूज़ करना है, सही है? ओके सर। चले, ये भी हो गया। अब है जुलाई 4। हाँ,
मरियम ये जुलाई 4 के अब दोनों दो ट्रांजैक्शन से रीड करना दोनों को। Okay, sir. Bought some office furniture by check for $750. पहले इसको ही हम रैप पहले इसको कवर करेंगे हम। ऑफिस फर्नीचर बाय चेक फॉर 750। हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर कुछ खरीदा, टेबल्स होंगी, चेयर्स होंगी, टेबल्स होंगी एक्सेट्रा। तो आप लोग क्या लगता है कि फर्नीचर हम कितने साल यूज कर सकते हैं? जब तक बिजनेस चल रहा है। More इसमें than 1 year. मोर देन 1 ईयर तो यूज हो सकते हैं ना, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, चले 5 साल भी यूज कर ले तो 1 साल से ज्यादा यूज होंगे फर्नीचर। सही है, होता है जी अक्सर बेचता यही। 1 साल के लिए तो कोई भी फर्नीचर नहीं देता। तो अब एसेट की दो कैटेगरीज कल सब कैटेगरीज मैंने बताई थी। तो अगर एक साल, current non current. हाँ, तो ऑफिस फर्नीचर कौन सी सब कैटेगरी में आएगा फिर? नॉन करंट। सही है। तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट करेंगे 750 से। Sir debit क्यों करेंगे? क्योंकि नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, नॉन करंट एसेट आ रहे हैं बिजनेस में, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट किए जाएंगे। एसेट बढ़ रहे हैं ना आपके, नॉन करंट एसेट्स में इजाफा आ रहा है, और ऑफिस फर्नीचर नॉन करंट एसेट होता है। जी क्रेडिट क्या कर सकते हैं? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक। अभी जुलाई 4 की एक और ट्रांजैक्शन भी है। Bought office stationery for $120 paying by cash. अच्छा, ऑफिस स्टेशनरी यानी स्टेपलर, स्टेपलर पेन्स, पेंसिल, पेन, रबर। अच्छा, फोटो कॉपी के लिए A4 के पेपर्स और पेन वगैरह एक्सेट्रा, रजिस्टर्स। जनरली ऑफिस में भी स्टेशनरी यूज हो रही होती है। जी तो स्टेशनरी आपको लगता है कितने टाइम में यूज हो जाएगी? within 1 year. सर कुछ स्टेशनरी विद इन 1 ईयर, कुछ इससे ज्यादा चलेगी। अच्छा, स्टेशनरी की ना अकाउंट्स में अजम्पशन नहीं कि विद इन 1 ईयर हम यूज कर लेंगे। सर तो लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम्म कोई स्टेपलर है, हम्म उसमें तो बस, या कोई इंक पेन है, हम्म उसमें तो बस आपको रिफिल्स करनी है, वो तो जितना मर्जी चलाओ चलेगा अगर खराब ना हो जाए। अच्छा, इसके लिए ये होगा कि स्टेशनरी की एजम्पशन तो है कि 1 साल के अंदर यूज हो जाएगी। अगर वो 1 साल से ज्यादा यूज होता है, बचा हुआ है, तो वो अलग बात है फिर। और या तो वो फिर क्वेश्चन में बताएगा कि स्टेशनरी विल बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, वरना उसे करंट एसेट एज्यूम करना है स्टेशनरी को। अगर बच गई है कोई स्टेशनरी तो वो फिर अगले साल दोबारा उसे करंट एसेट्स में हम ले लेंगे, ये होगा। जैसा कि कैश एट बैंक के साथ होता है और कैश इन हैंड के साथ भी होता है। तो ये ऑफिस स्टेशनरी, कितने की ऑफिस स्टेशनरी परचेज की हमने? 120 की। अच्छा, लेकिन इस बार की हमने कैश से पेमेंट की है, चेक से नहीं की है। तो अब कैश इन हैंड क्रेडिट होगा 120 से, क्योंकि इस बार जो हमने अपने हाथ में पैसे रखे हुए उससे स्टेशनरी खरीदी है। शायद वाले स्टेशनरी की दुकान में जाके तो हम चेक नहीं देंगे। तो मरियम के पॉइंट्स बड़े वैलिड है कि स्टेशनरी की चीज़ें, कुछ चीज़ें 1 साल से ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। स्टेपलर तो 4-5 साल चलता है, लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर स्टेशनरी 1 साल के अंदर इस्तेमाल हो जाती है। तो इसलिए स्टेशनरी को करंट एसेट के तौर पे क्लासिफाई किया जाएगा।
अगर बच जाती है तो करंट एसेट दोबारा ले ले उसको नेक्स्ट ईयर में, इसमें क्या मसला है। और कभी कभी क्वेश्चन में बताएगा भी कि 1 साल से ज़्यादा यूज़ हो सकती है, और एमसीक्यूज में भी। तो आप तो क्लियर है थोड़ा स्टेशनरी पे। यस सर। अच्छा, अब है जुलाई 6। वलीद रीड करना अब इसको। Sold some goods for $1,700 and paid the money into the bank. First तो ये है सर, और second, sold more goods for $180. He received cash for his sale. अच्छा, सोल्ड सम गुड्स फॉर 1700 एंड पेड द मनी इनटू द बैंक। अब जो मैंने गुड्स फॉर रीसेल परचेज किए थे ना, उसमें से कुछ गुड्स मैंने बेचे 1700 के, और जो पैसा आया वो मैंने बैंक अकाउंट में रख दिया। तो इसमें डेबिट क्या हो सकता है, थोड़ा थिंक करने की कोशिश करें। कैश एट बैंक। हाँ, कैश एट बैंक डेबिट होगा। $1700। और क्रेडिट क्या कर सकते हैं हम इसमें। सेल्स। अब रेवेन्यू का वर्ड यूज होता है। कस्टमर को गुड्स हम सेल कर रहे हैं कैश या क्रेडिट पे, रेवेन्यू में क्रेडिट होगा, सही है। रेवेन्यू का वर्ड यूज करना है। क्वेश्चंस में आपको रेवेन्यू का वर्ड ही मिलेगा, आप सेल्स नहीं यूज करता वो। सेल्स पुराने सिलेबस में था। सही है, तो रेवेन्यू में यहाँ ब्रैकेट में फिलहाल लिख देता हूँ सेल्स, मतलब सेम ही है, नाम दूसरा यूज करना है। जरा अजान ब्रेक ले सकते हैं। जी सर।
अच्छा जी, सही है। तो हम जुलाई 8 से कंटिन्यू करते हैं। मरियम जरा आप जुलाई 8 की ट्रांजैक्शन रीड करना। एक सेकंड सर। हम्म, सर July 8 यस जुलाई 8। returned some faulty goods valued at $60 to the supplier and received a check refund. अब सपोज करें मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी थी सप्लायर से, जो पर परचेज किए थे गुड्स मैंने 1300 के, हाँ 1300 के किए थे मैंने, परचेजेस डेबिट की थी जुलाई 2 को। उसमें से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ना एक्सपायर्ड है, गलती हो सकती है सप्लायर से भी, तो उसको मैंने ये फॉल्टी गुड्स वापस कर दिए और उसने मुझे फिर उसके बदले $60 वापस कर दिए। तो ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेबल खराब हो जाएगा फिर। अच्छा, ये क्या हो गया? इसको सेव करना पड़ेगा। ये सेव कर दिया मैंने, आप लोगों को सेंड कर दूंगा, उसमें और फिट नहीं हो रहा तो नया वाइट बोर्ड यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ मैं रिटर्न आउटपुट समझा दूँ आप लोगों को। अच्छा, अब जब ये सिचुएशन होती है ना कि हम सप्लायर को कुछ फॉल्टी गुड्स रिटर्न करते हैं, तो वो फिर रिटर्न आउटवर्ड्स या परचेजेस रिटर्न कहलाता है। क्या आप में से किसी ने पहले स्टडी की है रिटर्न आउटवर्ड्स या परचेजेस रिटर्न्स? जी सर। Yes sir. हाँ, अब इसमें देखे वो $60 वापस कर रहा है, सही है। सर जरूरी है कि फॉल्टी हो, किसी और रीजन की वजह से रिटर्न नहीं कर सकते? 90% ऑफ द टाइम रीजन फॉल्टी होता है, वरना हम अगर चीज़ सही खरीद रहे हो तो उसे फिर वापस करने का कोई तुक नहीं बनता। कोई फॉल्ट होता है या क्वालिटी का इशू होता है तभी रिटर्न करते हैं सप्लायर को। हाँ, वरना बिला वजह सप्लायर वापस नहीं लेगा एक बार आपने चीज़ खरीद ली उससे तो, वरना तो सप्लायर की दुकान ही बंद हो जाएगी। मेजोरिटी टाइम फॉल्टी का या क्वालिटी का इशू होता है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है, तो फिर परचेजेस रिटर्न किए जाते हैं। अच्छा, सही है। तो अब सबसे पहले इसमें एक चीज़ हो रही है,
होप सो ये वर्क कर जाए तो अच्छा है। हाँ यस सही है। होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। सॉरी वो कॉल आ गई थी अभी, मैंने उन्हें कह दिया कि मैं बिजी हूँ क्लास में। जी सर। इसकी एंट्री में बना देता हूँ। तो हम $60 तो रिसीव करो सप्लायर से, तो 60 तो डेबिट हो जाएंगे। अब क्रेडिट इसमें परचेजेस रिटर्न होगा। अगर हम सप्लायर को गुड्स वापस कर रहे हैं ना, तो हम परचेजेस को क्रेडिट नहीं करेंगे, परचेजेस रिटर्न को सेपरेटली क्रेडिट करेंगे, ताकि हमारे पास अलग से रिकॉर्ड हो कि जो हमने सप्लायर को सामान वापस किया ना उसकी वैल्यू क्या है। इसलिए हम परचेजेस को हाथ नहीं लगाते, परचेजेस रिटर्न को सेपरेटली क्रेडिट करते हैं, अलग से परचेजेस रिटर्न का अकाउंट ओपन करते हैं इसके लिए, परचेजेस रिटर्न या रिटर्न आउटपुट्स के लिए। सही है, ये आप लोगों को समझ आ रहा है? जी Yes, सर। sir. मैंने लिख भी दिया, इट विल बी क्रेडिटेड टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। चलो उसको फिर सेव कर लेते हैं, अपडेटेड हो गया ये। अच्छा, अब एक इशू है, ये मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं नई मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, सही है? Okay, जी sir. सर। जब अप्रोप्रिएट होगा तो ले लूंगा मैं भी सब्सक्रिप्शन। अभी इन्होंने रिसेंटली 1-2 दिन से इन्होंने अपडेट में अपडेट किया इन्होंने कि अब आपको 40 मिनट्स का सेशन कर सकते हैं, अगर ज़्यादा का सेशन करना है एक्सटेंडेड ड्यूरेशन का तो पे करना होगा। नहीं सर, ये तो शुरू से था। क्योंकि अभी मैं नवंबर के मेरे स्टूडेंट्स थे ना, तो उनकी मैं क्लासेस लेता था 2-2 3-3 घंटे की ऑलमोस्ट, तो उसमें इशू ही नहीं आता था, ओवर नहीं होती थी। अब ओवर होने लग गया सेशन। चले यार, मैं नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ये व्हाइट बोर्ड भी सेव कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है सर। ओके।